ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है एंड स्क्रीन भी शेयर हो चुका है। देखो, क्या स्क्रीन शो हो रहा है? बस हाँ या ना बता दो, और कुछ नहीं। ओके चलो फटाफट कुछ मैटर पे बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग भी है और कुछ करंट मुद्दा भी है। करंट एकदम एकदम करंट मैटर है, देख लो थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले बात करना चाहिए इलास्टिसिटी पे। सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिसिटी पे, वहीं पर लास्ट क्लास में हम लोग छोड़े थे। आज इलास्टिसिटी पे ना कुछ गजब मैटर बोलना है। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब समझते हो? जब आप लोगों के पास गर्डर है हाथ में, लड़की लोगों के सर पे होता है, बाल बांधने का काम आता है। वो गर्डर जो है ना, या फिर अगर किसी के पास कोई भी चीज है जिसको हम लोग रबर बांध के रखते हैं, उसको एक बार हाथ से ऐसा ऐसा करो, देखो वो एक बार बढ़ता है, जितना खींचोगे उतना जाएगा, उसके एज पर उसका रेडियस के हिसाब से मैक्सिमम एक लिमिट उसका भी है। तो वो थोड़ा सा जाएगा, फिर जाके वो फिर से वो ऐसा हो जाएगा। मतलब जैसे गर्डर, जैसे रबर जैसा होता है ना, बढ़ता है कम होता है, क्योंकि रबर में या गर्डर में इलास्टिसिटी होता है ना। अब अगर इसका टायर देखे होंगे, गाड़ी का टायर, देखिए ना, गर्मी के टाइम पे टायर फट जाता है क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम पे वो टायर जो है ना, ट्रक का टायर, गाड़ी मतलब फोर व्हीलर का टायर फट जाता है, ब्लास्ट होने का आवाज आप लोग सुने होंगे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, फिर ये इलास्टिक इन इलास्टिक के खेल में रबर बहुत काम करता है। लेकिन सर रबर का केस तो समझ में आ रहा है, इलास्टिक इन इलास्टिक में। आप हमें इतना तो बताओ कि डिमांड में इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी किस तरह से काम करता है। अब रबर और डिमांड के साथ क्या रिलेशन है? चलो रबर और डिमांड के साथ रिलेशनशिप थोड़ा इजी वे में समझते हैं, और इसका आप लोग रियल लाइफ में क्या क्राइटेरिया कर सकते हो वो भी आज बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it is the percentage change in quantity demand divided by the percentage change in one of the variables in which demand depends. These variables are P, PR, Y, T, EO। क्या सर रोज एक ही चीज बताते रहते हो? सर क्या करे, जिंदगी में हम लोग रोज बहुत सारा, मतलब स्पेशली जैसे मैं अगर बंगाली का बात करूँ, रोज चावल खाना पसंद करता है, जानते हो? ठीक है, अगर बंगालीज या आप साउथ इंडिया में देखो ना, साउथ इंडियंस लोग भी ना बहुत ज्यादा राइस रिलेटेड, ये डायरेक्ट राइस हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं बंगालीज। ठीक है, और साउथ इंडियंस जो होते हैं ना, तमिल तेलुगु, हाँ, ये लोग भी राइस लेते हैं बट नॉट एज ए प्लेन राइस। वो उसको इडली बनाते हैं, ठीक है, डोसा बनाते हैं। तो बेसिकली अगर आप नॉर्थ इंडियंस को देखो ना, वो रोटी ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ भी हो जाए उनको रोटी चाहिए। तो रोज एक खाना खाते हैं, हाँ, एक तरह का खाना हम लोग रेगुलर हैबिट बनाते हैं। तो फिर डिमांड को अगर रोज में एक बार करके समझाओ, क्या गलती है इसमें? नहीं, किसी के मन में चल ही सकता है, क्या रोज रोज एक ही चीज बताते रहते हो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, समझो। तो डिमांड इक्वल्स टू क्या हो गया? फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। ओके, अब इसमें हम लोग जानते हैं पी फॉर प्राइस। सबसे ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड को क्या क्या, मतलब कौन सा चीज उसको हैंडल करते हैं? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस। उसका प्राइस जो है वो डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। दाम क्या चल रहा है ना, आज दाम पे बात करेंगे अभी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स का हम डिमांड कर रहे हैं वैसा सिमिलर गुड्स मार्केट में और क्या है, अगर वो भी है मार्केट में, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल अगर हम नॉर्मली एक स्मार्टफोन के देखो ना, जैसे एक फोन का नाम बताओ जो इंडिया बनाते हैं। क्या नाम है वो नाम याद नहीं आ रहा है। एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम बताओ ना स्मार्टफोन का। माइक्रोमैक्स, वेरी गुड वेरी गुड, मैं वही याद नहीं आ रहा था। माइक्रोमैक्स, ओके, माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स भी एक फोन है, ठीक है, ये इंडिया बनाते हैं, ठीक है, एकदम कंप्लीटली इंडिया का है। और भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है, बट वो लोग एकदम डायरेक्ट इंडिया का नहीं है। एक फोन का मार्केटिंग देख रहे थे, आसूस।
ये ताइवान का कंपनी है, बट इसका इंडिया के साथ रिलेशनशिप ताइवान का अच्छा है, तो ये भी मेड इन इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा छूट दे रहा है अपने प्रोडक्ट पे। ये इसका हार्डवेयर बहुत अच्छा होता है, जानते हो ना। सॉफ्टवेयर रिलेटेड उतना पॉपुलर नहीं है, बट हार्डवेयर रिलेटेड बहुत अच्छा है आसूस। जो भी हो, मैं इतना बताना चाहता कि स्मार्टफोन का जब डिमांड हम लोग मार्केट में सोचते हैं कि भाई क्या ले, सैमसंग ले या फिर माइक्रोमैक्स ले, तो सवाल ही उठ जाते हैं, रिलेटेड गुड्स जरूर है, ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड को डिटरमाइन कर सकता है, चाहे माइक्रोमैक्स का डिमांड हो या सैमसंग का डिमांड हो, है ना, सिंपल। वाई मतलब इनकम, आपका इनकम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एकदम रियल है कि नहीं, क्या आपका इनकम एक 10,000 का फोन लेने लायक है या फिर 70,000 का फोन लेने लायक है, ये फुल्ली डिपेंड करता है उसका डिमांड पे। आपका टेस्ट किधर जाता है, अगर आप सैमसंग का फैन हो तो आप दूसरा फोन पे जाओगे ही नहीं, है ना। अगर आप सैमसंग का एक मतलब लॉयल कस्टमर हो तो आपके सामने कोई भी फोन ला दे आप बार बार सैमसंग पे ही चले जाओगे, ऐसे लोग होते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में फोन का दाम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में जब दाम कम होगा तब लेंगे, अभी क्यों लेना है। अदर फैक्टर्स कुछ और भी हो सकता है कि मार्केट में और कुछ है नहीं, इसी को लेना है, ऐसा भी सिचुएशंस आपके सामने जरूर हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सर ये तो डिमांड हो गया, कि डिमांड किस पे डिटरमाइन करता है ये हम लोग पहले भी सुने हैं आपसे, लेकिन ये तो बता दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, वही तो बताने चाह रहा हूँ। इलास्टिसिटी डिपेंड करता है इसी के ऊपर, देखो जब प्राइस से रिलेटेड काम होता है ना, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज यूजुअली रेफर टू एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब बेसिकली कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस के ऊपर, एक सेकेंड रुको तो, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड तो सबसे ज्यादा करता है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, चेंज को ना डेल्टा से डिनोट किया जाता है। डेल्टा से डिनोट क्यों किया जाता है, डेल्टा रेफर टू चेंज, ये मैथमेटिकल एक प्रयोग है, एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, अलग अलग जैसे गामा थीटा डेल्टा होता है ना, तो ये ग्रीक में ज्यादा यूज किया गया था उस टाइम पे, ग्रीक में मैथमेटिकल बहुत ज्यादा एक रिवोल्यूशन आया था, ठीक है, ग्रीस जिसको हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं, ये इनको वो लोग उस टाइम पे ये इसको चेंज का एक साइन माना था, तो इसीलिए प्रैक्टिस में है, नहीं किसी के मन में चल सकता है कि सर इसको डेल्टा ही क्यों कहते हैं, डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड, ओके, तो डेल्टा को वो लोग चेंज से डिनोट करता है, और इसी को जब हम लोग मैथ्स में डालते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाते हैं, ठीक है, तो डेल्टा इज अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब कुछ नया आना, कुछ चेंज होना, ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसका प्राइस में कितना चेंजेस है उस पर डिपेंड करता है उसका डिमांड कितना चेंजेस होगा। सिंपल है कि जैसे मानो कि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो प्राइस चेंजेस का एक बहुत बड़ा सिस्टम भी हो रहा है इधर उधर में, तो एक सिंपल अचानक से एप्पल, ठीक है, एप्पल आईफोन जिसको आप लोग जानते हो, आईफोन अचानक से बोल दिया कि अभी आईफोन का जो भी लेटेस्ट कुछ मॉडल है, ऐसे होगा नहीं लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 70,000 का एक फोन था, उसको अचानक उसका प्राइस को डाउन करके 60,000 कर दिया, तो आप लोग बताओ क्या उसका डिमांड बढ़ेगा या कम होगा। हेलो, बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। अब आप लोग मुझे एक कैलकुलेशन बताओ, 70,000 से 60,000 का कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, 70,000 से 60,000 कम हुआ, दैट मीन्स 10,000 में कम हुआ, तो 10,000 बाई 70,000 के कितने का डिफरेंस है, 10,000 70,000 में कितना कितना परसेंटेज लाता है, थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ। 70,000 में 10,000 कितना परसेंटेज होता है, बताओ तो सही। कोई सर 0.1 समथिंग, 0.1 कैसे हो सकता है, 10,000 से 70,000 से 60,000 मतलब 10,000 का डिफरेंस है ना, तो मैं इतना पूछ रहा हूँ कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ,
70 से 60 में जो चेंजेस है ये कितना परसेंटेज चेंज है? 10,000 का चेंज है आउट ऑफ 70,000, तो इसमें ही आप निकाल सकते हो ना कि कितना परसेंटेज का चेंज है। कोई तो जवाब दो। सर 14 पॉइंट समथिंग। 14 पॉइंट समथिंग। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि ये जो चेंजेस हुआ है, आप मुझे बताओ कि चेंजेस कितने का है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे कि हम लोगों को क्या पता है कि चेंजेस कितने का है? 10,000 का चेंजेस है। ओके, 10,000 का चेंजेस है, 10,000 का चेंजेस है आउट ऑफ 70,000। तो सिंपल मैं पूछ रहा हूँ, हाँ 14 इसको इंटू 100 करो। पॉइंट जो बोल रहा था अरिजीत, ये तो परसेंटेज में जब बताना है ना तो इसको इंटू 100 तो करो, तो ना परसेंटेज पता चलेगा, क्योंकि परसेंटेज तो 100 से थे। 14.28%, यही किसी ने मुझे अभी जवाब दिया। वेरी गुड। तो ये 14% चेंजेस हुआ, ठीक है, 14.28%। तो कहना क्या चाहते हो सर? देखो, कहना एकदम सिंपल कहना है, ज्यादा कुछ नहीं, कि ये जो चेंजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि 60,000 से 70,000 से प्रोडक्ट का दाम, 70,000 से एप्पल का फोन का दाम चेंज होके हो गया 60K, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं कि 14% के आसपास का चेंजेस है। ठीक है, 14% मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 14%। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि एप्पल का फोन पहले कितना लोग लेता था? सपोज पहले 1 लाख लोग एप्पल ले पाता था, ठीक है, अभी 1,10,000 लोग, 1,10,000 लोग एप्पल को ले सकता है, ठीक है, मतलब और 10,000 लोग अभी एप्पल को परचेस कर सकता है। तो ये जितना परसेंटेज चेंज होगा, 1 लाख पे और 10,000 बढ़ गया मतलब 10%, है ना? 1 लाख पे 10,000 बढ़ गया मतलब 10%। करके देखो, तो अभी 10% इसमें चेंजेस आया, मतलब प्राइस में चेंज था 14%, लेकिन क्वांटिटी में चेंज आया 10%। तो इसी को कहेंगे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस पे डिपेंड किया? डिपेंड किया प्राइस पे। कितना परसेंटेज दाम में परिवर्तन, एकदम सिंपल हिंदी में बता रहा हूं, कितना प्रतिशत दाम में परिवर्तन, उसके ऊपर निर्भर करता है कितना प्रतिशत परिमाण में परिवर्तन। ठीक है, कितना प्रतिशत दाम में परिवर्तन, उस पे निर्भर करता है कितना प्रतिशत परिमाण में परिवर्तन। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया। ठीक है, तो इस पे हमेशा किसी भी चीज का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? सबसे ज्यादा प्राइस पे डिपेंड करता है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि सर प्राइस को नीचे और क्वांटिटी को ऊपर क्यों? ये कभी कभी हम लोग फॉर्मूला को जब रटने का एक कोशिश करते हैं ना, सबके दिमाग में चलता है कि सर ये कैसे याद रखेंगे कि परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। और ठीक है सर, हम रट लेंगे, क्या फर्क पड़ जाता है, रटने वाला चीज है ही नहीं। इसको याद रखने के लिए आपको कभी भी रटने का जरूरत नहीं है। परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी। अब सवाल ये है कि पी नीचे क्यों एंड क्यू ऊपर क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि परसेंटेज डेल्टा पी को हम ऊपर लिख देते और परसेंटेज डेल्टा क्यू को नीचे लिख देते? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस पे डिपेंड होता है ना वो हमेशा नीचे होता है। जैसे एग्जाम में आपको 100 में 50 लाना है एग्जाम में, है ना, तब जाके आप पास कहलाओगे। तीनों एग्जाम में, सीए का एग्जाम, सीएस का एग्जाम, सीएमए का एग्जाम 50% में पास है, ठीक है। अब 50% में पास है तो आपको 100 में 50 लाना है। तो जिसके ऊपर, तो आपका 50 किस पे डिपेंड था? आपका 50 डिपेंड था 100 पे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का डिमांड किस पे डिपेंड था? डिमांड तो किस पे डिपेंड है? डिमांड बोल रहे हैं हम तो प्राइस पे डिपेंड है। तो जिस पे डिपेंड है वो नीचे रहेगा और जिस पे मतलब जो आउटकम है वो ऊपर रहेगा। सिंपल सिंपल लॉजिक है। तो 50-100 पे डिपेंड है ना, इसलिए 100 नीचे और 50 ऊपर, एकदम, जिसको हम लोग नॉर्मली आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नाम से बताते हो। हम तो ऊपर नीचे ही समझ गए, ठीक है। उतना ज्यादा लैंग्वेज जान के क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोग के लिए। तो बताओ, ये फॉर्मूला और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी प्रोडक्ट का दाम पे अगर 1% भी चेंजेस आता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट के दाम पे अगर 1% भी चेंजेस आता है, उसके ऊपर डिपेंड करके उस प्रोडक्ट का डिमांड पे जितना परसेंटेज चेंजेस आएगा उसको हम लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
समझ में आया? Yes, मैं sir. सिंपल मतलब बताऊं? सर जितना चेंज हुआ उसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ सिंपल, 1% चेंज पे अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 1% भी चेंज होता है, ठीक है, एक बार सीखो और गांठ बांध लो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 1% भी चेंज होता है, और वो चेंज कुछ भी हो सकता है, हाँ ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ेगा या मतलब कम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, दाम हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है। हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम 1% चेंज होने पे उसके डिमांड पे कितना परसेंटेज चेंजेस आ रहा है। समझ में आया बात? इसीलिए हाँ सर। मैं फिर से एक बार इसका देखो, इट इज मेजर्ड एकदम डेफिनेशन को देखो, इट इज मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका एकदम डेफिनेशन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड्स। अब वन ऑफ द वेरिएबल्स इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जब प्राइस के ऊपर डिपेंड होकर सबसे ज्यादा होता है तो इसलिए उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पॉपुलरली नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉपुलरली नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड सबसे ज्यादा डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। इसलिए ये ईपी जो है यही ईडी के सब्स्टिट्यूट के साथ होता है। ईपी ईडी मतलब, ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, एकदम गांठ बांध के सीख लो। ठीक है, मुझे पता है कोई कोई पहले भी पढ़ा था लेकिन सिर्फ रटा था। ठीक है, अगर पहले बहुत अच्छे से पढ़े हो तो अभी नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर पहले नहीं पढ़ा था तो अभी एकदम अच्छे से जान लो। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई वाई। ठीक है, जब इनकम के ऊपर, जैसे ये वाई वाला सिचुएशंस के ऊपर अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड पे चेंजेस आता है, जैसे अभी कोविड के कारण इनकम बढ़ा कमा हुआ है कि नहीं हुआ? कोविड 19 में बहुत सारा लोगों का इनकम लो हुआ है, मैक्सिमम लो हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का इनकम हाई भी हुआ है। ठीक है, जैसे मेडिकल सेक्टर, हाँ मेडिसिन सेक्टर में हाई हुआ है, ग्रोसरी सेक्टर्स में हाई हुआ है। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में, नेसेसिटी प्रोडक्ट के सेक्टर में इनकम हाई हुआ है, लेकिन जो थोड़ा कम नेसेसिटी है उस सेक्टर्स में इनकम लो भी हुआ है। ठीक है, तो किसी का लो के कारण किसी का डिमांड में चेंजेस, किसी के हाई के कारण डिमांड में चेंजेस। तो जब इनकम के कारण डिमांड पे चेंजेस होता है तब उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, ये थोड़ा हटके है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ना ये थोड़ा हटके है। हटके एकदम हटके नहीं रे बाबा, ये आप लोग स्टार्टिंग ऑफ द डिमांड के क्लास में जब एकदम शुरू शुरू में डिमांड पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने दो प्रोडक्ट के बारे में सुने थे। एक था मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक चीज पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम लोगों को पता है कि हम लोग जैसे कि टी एंड कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स था। और कॉम्प्लीमेंट्री में पेट्रोल एंड कार। ठीक है, और भी था, मैं बस कुछ एग्जांपल अभी ले रहा हूँ। मतलब ये दोनों एक साथ है तो कुछ काम है, और ये दोनों अलग अलग है तो भी कुछ काम बनता है। तो सब्स्टिट्यूट इसके बदले में ये, या फिर एक साथ दोनों लो तो काम आता है। जब ऐसा सिचुएशंस में डिमांड इलास्टिसिटी होता है ना, तब उस केस में क्रॉस होता है। सर कैसे होता है ये तो हम बाद में समझेंगे ना, इसको अभी राज रहने दो। क्रॉस इलास्टिसिटी का अलग से ही हमको बताना पड़ेगा, ये इतना अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले इलास्टिसिटी में और थोड़ा डीप डाइव करते हैं, लास्ट में जाके क्रॉस को समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करेंट स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं, एकदम करेंट स्ट्रक्चर, रिसेंट, आज का न्यूज देखो, एकदम टुडेज न्यूज। शेयर मार्केट में जो लोग मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर पे सोचते हो, जो लोग जॉब सिनेरियो के बारे में सोच रहे हो, उनको भी बहुत कार्यकर होगा। चलो मैं आप लोगों के लिए एक चीज रेडी करके रखा, एक सेकेंड, थोड़ा कोशिश करना। ओके, क्या दिख रहा है आप लोगों को? मैंने जो दिखा रहा है डिमांड Yes, sir. रिकवरी, क्या ये दिख पा रहा है? हाँ सर। ओके, डिमांड के यहाँ पे क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर, डिमांड जो रिकवरी, प्राइस, हाँ जो प्राइस चेंज होने के कारण जो
चेंज होगा मतलब डिमांड में, उस चेंज को कहेंगे इलास्टिसिटी डिमांड। ऑब्वियसली मतलब प्राइस चेंज के कारण डिमांड में जो चेंजेस आता है, ठीक है। अच्छा, मतलब प्राइस डिमांड चेंज में जो के चेंज कारण, आएगा। प्राइस चेंज के कारण प्राइस चेंज, ठीक है। देखो परसेंटेज चेंज इन क्या बोला, प्राइस, और ऊपर में क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस चेंज के कारण डिमांड में जो चेंजेस आया, ठीक है, ये पूरा सिनेरियो एक साथ जब काम करता है तब उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो ना, अभी मैं जो समझाऊंगा ना उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो एकदम रियल लाइफ डेटा है, एकदम रियल लाइफ डेटा है, आज का ही डेटा है। ध्यान से सुनो ना, पूरा सुनो, उसके बाद अगर फिर भी क्वेश्चन दिमाग में रहे, ठीक है, तो मुझे बताना। डिमांड रिकवरी, द गुड, द ओके, द स्कैरी, ठीक है। गुड किस में है, मतलब डिमांड रिकवरी मार्केट का बात कर रहा हूं। मार्केट मतलब नॉर्मल मार्केट, शेयर मार्केट नहीं, ठीक है, बिजनेस मार्केट के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिकल मार्केट के बारे में बात कर रहा है। द गुड, द ओके एंड द स्कैरी सिचुएशंस। सबसे पहले, द गवर्नमेंट सेज ग्रीन शूट्स फॉर रिवाइवल आर विजिबल। नोमोरा इन रिसेंट एनालिसिस, नोमोरा एक फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी है, कैलकुलेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू इट्स इंडिया बिजनेस रिजम्पशंस इंडेक्स एंड कंक्लूडेड दैट बाय एंड ऑफ जून 21, ठीक है, 21 वीक रिजम्पशंस इन एक्टिविटी वाज ट्रेंड विल बी वेदर ऑलमोस्ट 70% टेकिंग द फरवरी एज बेस। मतलब फरवरी, मतलब 2020 का फरवरी जो था उसको बेस में लिया गया, मतलब उस टाइम पे मार्केट क्या फंक्शन कर रहा था उसको बेस में रख के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, अभी जून चल रहा है, फरवरी को बेस में रख के, बेस मतलब समझ रहे हो ना कि एक कंपेयर करने के लिए आपको हमेशा कुछ बेस तो रखना पड़ेगा कि आप किसके बेस में, हम लोग बात करते हैं ना, तू बहुत तो बोल रहा है बेस क्या है तेरा, वही बेस मतलब फरवरी को बेस पे रख के हम जून पे इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे। स्लोड सीन्स मिड जून, मिड जून में आके काफी स्लो हुआ। देयरफॉर द की नियर टर्म ट्रेंड विल बी वेदर द पेस कंटिन्यूज टू स्लो और रिजम्पशन पिक्स अप। क्या सच में मार्केट और स्लो डाउन होगा या फिर से रिज्यूम होके मार्केट, मतलब ओवरऑल जो बिजनेस का मार्केट है वो पिक करेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड हाउ इज कंज्यूमर डिमांड फेयरिंग, डिमांड किस तरह से चेंज होगा। An analysis of information from key sectors shows demand recovery is patchy and financial year 21 outlook remains uncertain। मतलब अभी तो फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है ना, तो ये 2021 का फाइनेंशियल ईयर का जो आउटलुक है वो अभी थोड़ा अनसर्टेन है। तो देखते हैं ये अनसर्टेन सिचुएशंस क्या बताते हैं। एक सेकंड, आप लोग ऑटोमोबाइल देख पा रहे हो? देखो यहाँ पर एक है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब आप लोग जानते हो ना, कार, कार कार या फिर ट्रक, बस, मतलब गाड़ी। गाड़ी सेक्टर्स का हालत देखो, कितने का मार्केट है, $53 बिलियन। क्या सबके नजर में आ रहा है? क्या सबके नजर में ये आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? यस सर। मतलब करेंट मार्केट का जो कार का मार्केट है, मतलब जो लोग कार का बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, कार का शोरूम का बिजनेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा चलेगा तो फिर शोरूम रिटेल भी अच्छा चलेगा, ठीक है, चाहे आप कार बेचो, जो भी किसी भी तरह से आपको कार बेचने का काम है आपका। तो आप लोग देखो $53 बिलियन का करेंट मार्केट वैल्यू है, मतलब करेंटली इंडिया में 53 बिलियन, आप लोग इंडियन मनी में इसको ट्रांसफर करके देख सकते हो 53 बिलियन कितना होता है, ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है ऑटोमोबाइल का। प्री कोविड डिमांड 2 मिलियन यूनिट्स, मतलब कोविड से पहले जून 2019, ये कोविड जो अभी चल रहा है इससे पहले 2 मिलियन यूनिट्स का मार्केट में कार का डिमांड हुआ था, अलग अलग कार या ट्रक, बस सब मिला के, ऐसा 2 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख, 20 लाख अलग अलग टाइप का ऑटोमोबाइल का डिमांड था सेल में, मार्केट में। करेंट डिमांड जून बुकिंग्स, जून में बुकिंग हुआ गाड़ी का 75 से 80% एंड 65 to 70% ऑफ प्री कोविड लेवल्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब बस वगैरह का बात कर रहे हैं, एंड टू व्हीलर्स एंड रेस्पेक्टिवली। डिमांड एनालिसिस पेन टफ, देखो डिमांड एनालिसिस क्या बता रहा है, आप लोग समझ पा रहे हो ना। हम लोग बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मार्केट सिनारियो थोड़ा सा हायर लेवल में डिस्कशंस कर रहे हैं, थोड़ा रिसेंट ट्रेंड के साथ। मैं आप लोगों को हमेशा लेवल आप देखना चाहता हूं क्योंकि आपका सोच हमेशा ज्यादा रहे। डिमांड एनालिसिस क्या बोल रहे हैं, पेंट अप डिमांड, फियर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैक्टर्स, मतलब ये जो रिसेंटली ये जो एक अपग्रेडेशन दिखा ना, इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी बहुत लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग पर्सनल बाइक या पर्सनल कार से आना जाना पसंद करेगा, इसलिए एक डिमांड पे आप
हुआ है, लेकिन वॉल्यूम विल ड्रॉप टू डिकेडल लोज। मतलब डिकेडल मतलब समझ रहे हो ना, मतलब लास्ट 1 डिकेड, मतलब नियर अबाउट 12 इयर्स में, ठीक है, नियर अबाउट 12-20 इयर्स में ये सबसे कम कार का यूनिट अभी सेल हुआ है। दिस फिनेंशियल इवन विद बेटर डिमांड इन सेकेंड हाफ। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में बेटर डिमांड हो सकता है, लेकिन अभी तो सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं। तो करेंटली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में प्री कोविड के हिसाब से मार्केट खराब है। मार्केट में रिसेंटली एक अपग्रेडेशन देखा जा रहा है, मतलब एक डिमांड में एक इलास्टिसिटी चेंजेस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा लोगों को लग रहा है कि थोड़ा पर्सनल कार में आना जाना करना अच्छा रहेगा, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों के पास इनकम भी तो कम हो गया है। तो ये है ऑटोमोबाइल का इलास्टिसिटी। क्या आपको ऑटोमोबाइल का करंट इलास्टिसिटी समझ में आया? मुझे प्लीज थोड़ा सा हाँ या ना में जवाब देना। हाँ सर। ओके, फिजिकल रिटेल देखो, एकदम रियल लाइफ केस स्टडीज कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। 800 बिलियन का फिजिकल रिटेल मतलब समझते हो? फिजिकल रिटेल मतलब ये जो हम लोग लोकल जो आसपास में जो दुकान देखते हैं ना, इसका बिजनेस अच्छा नहीं है। मतलब नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, नॉर्मल फ्रूट शॉप, जो भी आप लोग जहां भी रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, आसपास में जो मॉल है, ठीक है, जो हाई स्ट्रीट शॉप्स है, वो सब एम्प्टी है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स डाउन, हालत बहुत खराब है। 800 बिलियन ये सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का, ये सबसे बड़ा बिजनेस का जगह है। $800 बिलियन का बिजनेस है करेंटली, लेकिन करंट डिमांड 67% डी ग्रोथ है। डी ग्रोथ मतलब 67%, 67% ये डाउन हो गया है। 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसका, मतलब हर साल ये मार्केट 10% करके बढ़ता है, वहां पर अभी 67% वो डाउन में जा रहा है, बिकॉज लोग दुकान में नहीं ऑनलाइन में ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और बाहर भीड़ के कारण, कोरोना के कारण डर के मारे। बेस्ट केस वुड बी 60% सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, आपको ये भी एक समझ में आया कि इसमें क्या इलास्टिसिटी हुआ है। ओके, नेक्स्ट रियल एस्टेट को देखो। रियल एस्टेट का इलास्टिसिटी देखो। रियल एस्टेट समझते हो ना? अरे बाबा फ्लैट, इसके लिए तो आधा से ज्यादा यूथ अपना मतलब जिंदगी तो एक फ्लैट के अंदर ही, मतलब हमको फ्लैट खरीदना है, अपना फ्लैट होगा। बच्चा लोग बाहर से पढ़ने आते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद अपना करियर बनाने के बाद कोई भी शहर में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहर में अपना पर्सनल फ्लैट लेना चाहता है, उसका मार्केट का बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैट कल्चर गांव में नहीं है भाई, फ्लैट कल्चर तो शहर में है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है। 12.5 लाख करोड़ का मार्केट है वैल्यूएशन वाइज। प्री कोविड में, मतलब कोविड शुरू होने से पहले एक साल में 3,73,000 फ्लैट सेल होता है इंडिया में, होता था, ठीक है। करेंट डिमांड 33% लो हो गया है। करेंट डिमांड 33%, मतलब 3,73,000 से 33% लगाओ, जितना कम होता है उतना। सिंपल रीजन है, बहुत लोगों का जॉब में पेइंग काट हो गया है, जॉब लॉस हुआ है, तो फिर अगर ऐसा हालत है तो कौन घर खरीदेगा। होम बायर्स विल वेट फॉर प्राइस करेक्शन इवन इफ अनसर्टेनिटी लेसन्स। अगर थोड़ा सा इसके कारण फ्लैट का दाम कम हो जाता है, तो इलास्टिसिटी में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो ना कि फ्लैट का डिमांड का इलास्टिसिटी कैसे काम कर रहा है? क्या फ्लैट या रियल एस्टेट सेक्टर्स का समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, रेस्टोरेंट बिजनेस भी देख लो, हर एक बिजनेस के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। 4.23 लाख का मार्केट है इसका रेवेन्यू वाइज, मतलब इतना बड़ा मार्केट का चेन है, इतना लोग मार्केट में अपना इनकम अभी करेंटली है। थोड़ा म्यूट करना प्लीज। नॉर्मल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, नॉर्मल है, ठीक है, बहुत परसेंटेज वाइज नहीं। रेस्टोरेंट का बिजनेस नॉर्मल है, लेकिन करेंटली 20% लेस डिमांडिंग है, 20% लोअर चल रहा है। सिंपल रीजन है, लोग उतना बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल अभी उतना ज्यादा है नहीं बाहर में देना, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिमांड श्रिंक हुआ है। तो ये है रेस्टोरेंट बिजनेस का कहानी। ई कॉमर्स को देख लेते हैं, जो अभी सबसे ज्यादा बूमिंग है, ठीक है, ई कॉमर्स। बाकी बिजनेस डाउन में जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस का हालत देखो। 33 बिलियन का मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट है करेंटली। ऑन ट्रैक हिट 43 बिलियन नाउ, अभी 33 की जगह 43 बिलियन का मार्केट हो गया इन 2020 में। करेंट डिमांड रिकवरी 80 to 90%, इतना ज्यादा डिमांड हो गया है। ऑफलाइन शॉपिंग नॉट पॉपुलर येट, मेनी फर्स्ट टाइम बायर्स। वैल्यू में रिकवर एज वॉल्यूम हैज वंस डिस्क्रिशनरी स्पेंड मूव ऑनलाइन, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, ई कॉमर्स में बहुत अच्छा बोलबाला है। कैब का मतलब ओला उबेर का देखो, $20 बिलियन का बिजनेस है,
3.65 मिलियन ट्रिप्स पर डे, इतना होता है ऑल इंडिया बेसिस में। हम लोग ट्रिप होता है ना कि आप लोग जो लोग ओला उबर में चढ़ते हो उनको पता है, जो ड्राइवर होता है वो बताता है कि ये सारा दिन में 15 ट्रिप मारे, ठीक है, 16 ट्रिप मारे, उसके ऊपर उनका कमीशन रहता है। तो करेंटली इंडिया में 3.65 मिलियन ट्रिप्स पर डे होता है। करेंटली 20 to 25% प्री कोविड सिचुएशन था, ठीक है। तो ये करंट डिमांड थोड़ा सा 20-25% श्रिंक हुआ है, क्योंकि लोग उतना ज्यादा बाहर जा नहीं रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं ले रहा। सॉरी, इसमें ग्रोथ हुआ है, मैम सॉरी, 20 to 25% ग्रोथ हुआ है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हल्का हुआ है तो इसका डिमांड बढ़ गया है। पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 370 गीगावाट कैपेसिटी है। प्री कोविड में डिमांड 170 था, करेंट डिमांड 159 है, मतलब ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल स्टेट में अच्छा ग्रोथ नहीं, 370 से करंट डिमांड 159 हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री बंद है तो इसका डिमांड कम हो गया, मतलब पावर सेक्टर्स में ग्रोथ कम है। सर ये सब समझ में नहीं आ रहा है, स्मार्टफोन का बताओ ना। सर बता तो रहे ना, स्मार्टफोन का भी देख लो। स्मार्टफोन का मार्केट 2 लाख करोड़ का मार्केट है स्मार्टफोन का पूरा इंडिया में। 32 मिलियन यूनिट्स पर क्वार्टर में सेल होता है। साल में कितना क्वार्टर होता है जानते हो ना? कितना क्वार्टर है साल में? एक ईयर में कितना क्वार्टर होता है? 4, ठीक है। 3-3 महीने का क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। 3-3 महीने में 32 मिलियन स्मार्टफोन सेल होता है इंडिया में। कोविड के कारण करंट डिमांड है 12 मिलियन यूनिट्स इन मई जून में डिमांड थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर से बढ़ भी रहा है। सेल्स एक्सपेक्टेड 135 मिलियन का सेल हो सकता है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट हो रहा है, तो ये इसका मार्केट हाई है। एफएमसीजी मतलब जो पैकेजिंग गुड्स होता है ना, हम लोग बिग बाजार वगैरह में जाके जो पैकेजिंग गुड्स लेते हैं, उसका 4.2 लाख करोड़ का वैल्यू है। रूरल डिमांड बढ़ रहा है, इसके लिए इसका भी डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि गांव साइड में भी पैकेजिंग फूड्स का डिमांड बहुत हाई हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटलिटी मतलब होटल इंडस्ट्री का हालत देखो, हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं रे बाबा, बहुत लोगों को ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। हॉस्पिटलिटी मतलब नॉट होटल, हॉस्पिटलिटी मतलब सॉरी नॉट हॉस्पिटल, हॉस्पिटलिटी मतलब होटल। 1.58 लाख करोड़ का होटल इंडस्ट्री है अभी इंडिया में। प्री कोविड में 66% डिमांड था, अभी रूम रेट है 6000 ऑन एन एवरेज इंडिया में। ऑक्यूपेंसी है अभी मई में 13 to 15%। सम होटल्स नाउ हॉस्पिटल्स, अभी कुछ हॉस्पिटल्स होटल्स तो हॉस्पिटल्स में बदल गया, ठीक है, क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट ट्रैवल में अभी बंद है, तो इसका मार्केट अभी डाउन में चल रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम का देख लेते हैं ना, जिसके ऊपर पूरा इकोनॉमी खड़ा हुआ है। पूरा इकोनॉमी तो इसी पे चलता है। अरे भाई गाड़ी में तेल होगा तब ना ट्रांसपोर्टिंग चलेगा, अदरवाइज ये गाड़ी का कोई मोल नहीं रे बाबा। मार्केट है इसका $100 बिलियन का। प्री कोविड से पहले 6,28,400 का टन पर डे का फरवरी में इसका मार्केट था, डाउन हो गया 25% में, क्योंकि काफी गाड़ी कम चला है मार्केट में। थोड़ा सा इंक्रीज जून में हुआ है, सेल्स थोड़ा धीरे धीरे पिकअप ले रहा है, लेकिन मतलब इसका इलास्टिसिटी काफी बार बार हुआ है। बहुत ज्यादा कम हो गया था 25% में, फिर से सेल्स पिक लिया है। आई होप कि 2020 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये रिकवर कर लेगा, ठीक है। बताओ इसके बाद और इलास्टिसिटी में क्या जानना चाहोगे? मैं आपको इलास्टिसिटी का करंट सिनारियो बताया, आप लोग हो सके ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। इसको ना आप लोग अपने एक कॉपी में ना नोट डाउन करके रखना कि सर ने करंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर एकदम रियल लाइफ सिनारियो बताया, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट लेवल पे भी काफी अच्छे से अपना मार्केट सिनारियो, अगर और इसके ऊपर आप आपका जॉब सिनारियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो लोग जॉब के बारे में सोच रहे हो ना, जॉब सिनेरियो भी सोच सकते हो कि कौन सा सेक्टर्स में आप अपने आप को डेवलप करोगे, तो अगला 5 साल में, ठीक है, अगला 4-5 साल में आप अपने आप को उस तरह से सेटअप कर पाओ। क्योंकि मार्केट अप डाउन पे डिपेंड करता है ना, जिसका मार्केट अप होगा उसका और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, और जिसका बिजनेस कम होगा उसमें एम्प्लॉयमेंट कट होगा, ठीक है। सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिजनेस का इलास्टिसिटी समझ में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट का भी इलास्टिसिटी समझ में आएगा, ठीक है। तो और जो जगह खाली होगा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी लगेगा भाई ये जगह खाली है, इसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बताना क्या ये अच्छा लगा आप लोगों को? नॉर्मली मैं ये इकोनॉमिक्स क्लास में इतना डिटेल्स में बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि इलास्टिसिटी में करंट सिनेरियो आप लोगों को बताना जरूरी है। क्या बाकी सबको समझ में आया या किसी के सर के ऊपर से चला Yes, गया? sir. ओके, मुझे तो बड़ा एंजॉयमेंट हुआ
आई होप कि आप लोग भी एंजॉय किए होंगे, क्योंकि जितना हम लोग जानेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा है। और एक बंगाली में हम लोग एक बचपन में सत्यजीत राय का एक मूवी देखते थे, तो वहां पर बोलता था कि जानार कोनो शेष नाई, जानार चेष्टा वृथा ताई। मतलब सिंपल इसको हिंदी करे तो बोलते हैं जानने का कोई अंत नहीं है, ठीक है, इसलिए जानना वृथा है। मतलब जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानने का कोई अंत नहीं है। जिसका अंत नहीं है, हीरोक राजा देश है। वेरी गुड। जो लोग हिंदी स्पीकिंग हो उनको मैं बोलूंगा थोड़ा बंगाली सीख लो और ये मूवी देखो, बड़ा अच्छा मूवी है। सत्यजीत राय का हर एक मूवी बहुत अच्छा मूवी है। ओके, ऑस्कर, इंडिया का ओनली ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है बाबा। और इसको छोड़ के और किसी को भी इंडिया में ऑस्कर नहीं मिला। सीरियसली ऑस्कर मिलने लायक ही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई थिंक एकदम विथ करंट सिनेरियो एकदम फुल्ली क्लियर है। अब मैं थोड़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करूंगा, ध्यान से देखना। अच्छा, ये तो मैं बात कर चुका था। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और एक फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, जहां ईपी का मतलब क्या, प्राइस इलास्टिसिटी, पी का मतलब क्या, प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी, डेल्टा मतलब चेंज। अब कुछ कैलकुलेशंस है, आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करो। चलो कैलकुलेट करके बताओ तो, कैलकुलेट करके बताओ तो। मैं तुम लोगों को सम्स अभी दे रहा हूं, आप लोग मुझे अभी कैलकुलेट करके बताना। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल दिख रहा है? हाँ सर। देखो एग्जाम्पल क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 5% एंड डिमांड फॉल्स बाय 8%। प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 5% एंड डिमांड फॉल्स बाय 8%। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी? आपको बस इतना बताना है कि ये जो कमोडिटी है इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। कौन बताता है, बताओ। 8 को 5 से डिवाइड कर दे तो 1.6 होगा। तो वेरी गुड, वेरी गुड। परसेंटेज डेल्टा पी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। तो ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है, तो अच्छा डिमांड ऊपर जाना चाहिए, तो 8 ऊपर और 5 नीचे, तो आ जाता है 1.6। तो आंसर शुड बी 1.6, ठीक है। तो देखो नीचे आंसर गिवन भी है, ठीक है। ओ सॉरी, देखो 1.6 का आंसर दिख रहा है ना, ये देखो 1.6। अब 1.6 जो है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, ये 1.6 कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, एकदम बच्चे का खेल था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये इकोनॉमिक्स फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है, या फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहाँ इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। ये डिमांड 1.6 से आपको क्या समझ में आया, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.6 से आपको क्या समझ में आया। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 1.6, एक्स कमोडिटी का इलास्टिसिटी ये है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? समझ में इतना आया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी को हमेशा 1 से डिनोट किया जाता है। जैसे किलोग्राम होता है, अलग अलग चीजों का अलग अलग यूनिट होता है ना, किसी का केजी होता है, किसी का लीटर होता है, ठीक है। तो सिमिलर वे में इसका ना, इसका जो इंडेक्स का पैटर्न है, मतलब इसको कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है कि भाई डिमांड कैसा है ना, डिमांड 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। थोड़ा म्यूट करना, किसी का अनम्यूट है। 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, मतलब अगर 1 से ज्यादा है मतलब मोर देन इलास्टिक, अगर 1 से ज्यादा है मतलब मोर देन इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा ही है इसका, मोर देन इलास्टिक। अगर ये इक्वल 1 होता, अगर इलास्टिसिटी इक्वल 1 हो जाता, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये सब सवाल पूछता है। यूनिट इलास्टिक मतलब इक्वल, इक्वल है 1 से, मतलब एकदम इक्वल इलास्टिक है, बहुत ज्यादा बढ़ता भी नहीं है और कम भी नहीं होता, एकदम इक्वल इलास्टिक है, इसको यूनिट इलास्टिक कहते हैं। जो 1 से ज्यादा होगा उसको मोर देन इलास्टिक कहते हैं, और जो 1 से कम होता है, जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है, जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है, उसको हम लोग
लेस देन इलास्टिक कहते हैं, मतलब वो ज्यादा इलास्टिसिटी उसका बढ़ता ही नहीं है, वो हमेशा एक से कम रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन इलास्टिक। ऐसा प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा किस केस में होता है, कौन सा प्रोडक्ट में होता है। इस पे आपको बिजनेस आइडिया मिलेगा कि किस चीज का बिजनेस करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसका इलास्टिसिटी जितना रहेगा ना उसका बिजनेस करने में जितना मजा, जिसका इलास्टिसिटी कम उसका बिजनेस में मजा कम। जो लोग बिजनेस करने का सोच रहे हो, जॉब का नहीं, जिनको अपने पैरों में खड़ा होना है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, नॉट बाय जॉब बट बाय क्रिएटिंग अ बिजनेस, उनको ये सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं चलो देखते हैं आगे। चाहे बिजनेस करो या प्रोफेशन, जैसे नॉर्मली आप लोग प्रोफेशनल तो बनोगे ना प्रैक्टिसिंग, ठीक है, तो जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि किसका डिमांड कैसा है, कौन सा काम ले, मतलब ऑडिट का काम करे, टैक्स कंसल्टेंट बने, हेलो समझना, हाँ आप लोगों का जो जॉब मतलब आप लोगों का प्रोफेशनल एरिया बता रहा हूँ, टैक्स कंसल्टेंट बने, ऑडिटर बने, अकाउंटेंट बने, फाइनेंशियल एडवाइजर बने, फाइनेंशियल इंजीनियर बने, मतलब वो फाइनेंस के साथ थोड़ा सा आईटी का नॉलेज ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, फाइनेंशियल इंजीनियर, जिसमें आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, टैक्सेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्डअप कर सकते हो, जिसका बहुत बड़ा एरा है अभी। ठीक है, अभी तो हर एक चीज ऑनलाइन होगा, तो फाइनेंशियल इंजीनियर आप ही लोग बन सकते हो, दूसरा किसी के पास इतना फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो एज एन ऑडिटर काम करो, एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करो, एज ए अकाउंटेंट काम करो, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करो, एज ए फाइनेंशियल इंजीनियर लिटिल बिट आईटी का नॉलेज चाहिए, जो आप लोगों को पढ़ाया तो जाता है, थोड़ा एड ऑन करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा कर लोगे। तो इस तरह का आपके सामने इतना तरह का प्रोफेशन सेटअप करने का मौका है। ठीक है, कुछ मेरे यहाँ पर शायद मिसिंग भी है। ठीक है, हाँ कॉस्ट कंसल्टेंट, ठीक है, कॉस्ट कंसल्टेंट भी बन सकते हो, काफी सारा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 5-6 तरह का अब अपना प्रोफेशन को सेटअप कर सकते हो। लेकिन आपके मन में एक सवाल है, सर किस कौन सा चीज में हम अपने आप को ज्यादा बनाएं, तो वो आप देख लो कि मार्केट में किसका क्या डिमांड है, किसमें मोर देन इलास्टिक डिमांड है, किसमें लेस देन इलास्टिक डिमांड है, उसके हिसाब से आप अपना चॉइस कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से चॉइस कर सकते हो। ठीक है, अब शेयर मार्केट एडवाइजर बन सकते हो, क्योंकि इनके आप लोगों के पास ही तो सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुने हो ना, मोतीलाल ओसवाल जैसे इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो थे, तभी जाके इतना बड़ा बिजनेस बनाया शेयर मार्केट में। ठीक है, या इवन आप लोग राकेश झुंझुनवाला को जानते हो, राकेश झुंझुनवाला, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, ये भी चार्टर्ड अकाउंट, लेकिन ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इनकम करता है, इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इतना इमेंस नॉलेज होता है आप लोगों के पास कि आप लोग अगर चाहो तो अपने आप को अलग अलग लेवल में खुद को बना सकते हो। ठीक है, जीएसटी कंसल्टेंट के बारे में बोलना भूल गए, जीएसटी कंसल्टेंट बहुत हाई फाई अभी आजकल बहुत डिमांडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत हाई डिमांडिंग एरिया है। तो आप देख लो किस में इलास्टिसिटी है, किस में इलास्टिसिटी नहीं है। ऑडिट तो एक कंपलसरी लीगल मैटर है, इसमें तो मतलब हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यही करके मैक्सिमम लोग इनकम कर लेते हैं। सीएस के लिए भी, सीएस के लिए ऑडिटिंग का एक बहुत बड़ा मौका आ गया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए ऑडिट का स्कोप थोड़ा कम है, लेकिन बाकी एरिया में कॉस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्वली काम कर सकते हैं। ओके, बस अपने अपने हिसाब से सोच लो, जब अपने अपने हिसाब से सोचोगे ना तो मजा आ जाएगा। हर किसी को एकदम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्डअप नहीं करना है, अपना सर्विस एरिया देख लो, अपना बिजनेस एरिया देख लो, अपना सेटअप देख लो। ठीक है, तो फिर अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, तो और एक सम्स करो, तो और एक तो सम्स करो, अभी बताओ मुझे, दिख रहा है क्वेश्चन? देखो, originally a product was at sale for ₹10 and the quantity demand was 50 units. The product price changes to ₹11 and as a result the quantity demand changes to 45 units. Calculate the price elasticity. Please बताना price elasticity इसका, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर बताओगे फिर जाके आगे बढ़ेंगे। Sir, E is equal to 1. प्रगति, Yes, sir. ओके, प्रगति ने बताया EP equals to 1। और कोई, एनीवन एल्स?
कोई तो बताओ। और एक जन का आंसर इक्वल टू 1। EP इक्वल्स टू 1 मृत्युंजय ने भी बताया। जिनको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा अलग है, पहले वाला एग्जाम्पल से थोड़ा अलग है, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, बहुत नहीं, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। जिनको समझ नहीं आया मैं अभी दिखाता हूँ, डोंट वरी। ओके चलो दिखाते हैं कैसे आंसर 1 आया। इसमें देखो, इसमें जो मेन फैक्ट है दैट इज पहला वाला सम्स जो था, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, पहला वाला केस में आपके पास परसेंटेज था, जैसे यहाँ पर आपको परसेंटेज डायरेक्ट बोल दिया था। वो जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज डेल्टा Q बाई परसेंटेज डेल्टा P, ये फॉर्मूला जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का। और पहला वाला सम्स में 8% और 5% तो एकदम डायरेक्ट बोल दिया था, तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना था, डायरेक्ट 8/5 करते आ जाता। लेकिन इस केस में आपको परसेंटेज नहीं दिया, आपको बोल दिया कि पहले प्रोडक्ट वाज एट सेल फॉर ₹10, जब प्रोडक्ट 10 रुपये में बेचते थे तब डिमांड होता था 50 यूनिट, ठीक है। अब प्रोडक्ट का दाम बढ़ के 10 से 11 हो गया, मतलब ओल्ड प्राइस कितना है, 10 है, तब ओल्ड क्वांटिटी कितना है, वर्ल्ड क्वांटिटी 50 है, न्यू प्राइस कितना है 11, और न्यू क्वांटिटी कितना है 45। एकदम डिमांड के रूल्स के हिसाब से हुआ, डिमांड के रूल्स के हिसाब से हुआ कि जब दाम बढ़ा, डिमांड का रूल, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना कि जब जब when a product price is increases, its quantity demanded decreases. Other thing, while other thing remaining constant, if a price of a product increases, its quantity demanded decreases and vice versa. ठीक है, मतलब vice versa मतलब you all know that कि when product price decreases, its quantity demanded increases. ठीक है, तो यहाँ पर तो वही हुआ, जब प्राइस 10 था तब क्वांटिटी 50 था, अब प्राइस 10 से 11 हो गया, मतलब प्राइस इंक्रीज, प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया और क्वांटिटी में डिक्रीमेंट हो गया, मतलब डिमांड कम हो गया प्रोडक्ट का क्योंकि दाम बढ़ा है। अब इसी लॉ ऑफ डिमांड को हम लोगों को परसेंटेज में देखना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला अलग से बना के रखा है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P, मतलब चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस बाई ओल्ड क्वांटिटी। अब बताओ चेंज क्वांटिटी कितना, 5, अरे 50 से 45 का चेंजेस कितना, हमें चेंज से काम करना है ना, 50 से 45 का चेंजेस 5 का है, और प्राइस में चेंजेस कितना 11 से 10 का। अच्छा कोई बोलेगा सर पहले 10 था अभी 11 हुआ तो -1 है, माइनस शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि चेंज में हमें बस इतना देखना है एक से बढ़ा है या एक से कम है, नेगेटिव मैथमेटिकली आ रहा है, दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट इशू हियर, इसलिए नेगेटिव शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है, नेगेटिव शुड बी इग्नोर्ड, मतलब आप मैथमेटिकली इसको इग्नोर करो, क्योंकि यहां हमें बस इतना देखना है कि चेंज कितने का है। तो 11 से 10 का चेंज कितना, 1 का चेंज, P बाई Q, P कितना हुआ, P था हमारा, प्राइस था 10 का और क्वांटिटी था ओल्ड 50 का, तो 5/1 मतलब सिंपल है, इसको मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, एरिया ये हो गया आपका 5/1 इंटू 10/50, ठीक है। अब 10 5 50, 5 5 1, 1/1 इक्वल्स टू 1। समझ में आया, बताओ समझ में आया कैलकुलेशन, EP इक्वल्स टू 1 समझ में आया, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उनको उसके लिए बोल रहा हूँ। सर बोलो। सर यहाँ नेगेटिव इग्नोर करने का तो एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो डिमांड और प्राइस का रिलेशन ही नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इग्नोर किया जाता है। और एक बार बताओ। सर यहाँ पे जो हम लोग नेगेटिव इग्नोर करते हैं, हाँ इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे डिमांड और प्राइस का तो रिलेशन ही नेगेटिव होता है ना। हाँ, डिमांड और प्राइस का रिलेशन भी नेगेटिव होता है, ये भी एक रीजन ऑब्वियसली है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए रीजन, बट और एक भी एक रीजन है कि हमें चेंज से मतलब है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 45 से 50 हो जाता तो भी तो एक माइनस आ जाता ना, लेकिन अगर हम लोग इसको माइनस में कैलकुलेट करते तो फिर ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस माइनस पे आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमें बस इतना देखना है कि ये
चेंज कितने का है, 1 का चेंज है, -1 से कैलकुलेशन नहीं करना था, ठीक है, हमें बस चेंज देखना है, इसीलिए हम लोगों को माइनस को इग्नोर करना चाहिए। और तुम जो बता रहे हो वो भी एक रीजन ऑब्वियसली है, ठीक है। मैं मूव कर सकता हूं? मुझे लग रहा है और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं है क्वेश्चन? ओके, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर फिर से, अच्छा यहाँ पर बता भी दिया, देखो ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, वेरी गुड, यही तो बता रहा था प्रगति, ठीक है। प्राइस के साथ क्या है, क्वांटिटी का रिलेशनशिप नेगेटिव है, वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड कंसीडर ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, ठीक है, जो प्रगति बात कर रहा था। ओके, अच्छा यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 हुआ, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये 1 से ज्यादा भी नहीं हुआ, नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये हो गया परफेक्टली, सॉरी इसको कहेंगे यूनिट इलास्टिक, इसको कहेंगे यूनिट इलास्टिक, मतलब ये जो आया इसका आंसर हो जाएगा यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। P इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिट इलास्टिक, यूनिट मतलब 1, ओके। अब हम लोग थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इलास्टिसिटी में, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है इलास्टिसिटी, और कितना इंटरेस्टिंग है और क्या उसका एनालिटिकल पैटर्न है आप लोग आज देख भी लिए कि अगर आपको इलास्टिसिटी आज जो आप लोग फाउंडेशन लेवल में सीख रहे हो, ये बीकॉम मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी जो लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी जो लोग करते हैं, वो भी सेम चीज सीखते हैं, ठीक है। आपको शायद लग रहा है ये तो हम 11-12 में भी पढ़े हैं, ये आप फाउंडेशंस में भी बता रहे हो, हाँ, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करते तो भी आपको सिखाया जाता, अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी करोगे ना तो भी आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब कुछ सीखने के बाद अगर आप इकोनॉमी को एनालाइज नहीं कर पाए, ठीक है, सिनेरियो को एनालाइज नहीं कर पाए, तब दुख की बात होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो मार्केट को एनालाइज किया, आपने देखा होगा कि उसमें इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपके पास होगा स्टैटिस्टिक्स, आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है स्टैटिस्टिक्स, और उस स्टैटिस्टिक्स को जब आप लोग एनालाइज करते हो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के साथ, तब वो बन जाता है डेटा, और वही डेटा लाखों करोड़ों का वैल्यू रखता है, लाखों करोड़ों का वैल्यू रखता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा ओनली। उसी डेटा को फॉलो करके मार्केट में, शेयर मार्केट में उथल पाथल हो जाएगा, इंडेक्स में, सेंसेक्स में, निफ्टी में इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कोई छोटा मोटा चीज नहीं सीख रहे हो, आप लोग जो सीख रहे हो उसका इम्पैक्ट आपको खुद भी नहीं पता, खुद भी नहीं पता। किसी किसी को तो सिर्फ लगता है कि क्या सर 2-4 लाइन बता रहे हो, अरे भाई एक एक लाइन में ना 1-1 करोड़ रुपए छुपा हुआ है। आप लोगों को तो मतलब हम लोगों को नॉर्मली इंसान को पैसा समझ में आता है ना, एक एक लाइन में करोड़ बता दो ना, वो अभी उसके अंदर ना करोड़ों ढूंढना चालू कर देगा, तो एक लाइन में 1 करोड़ कहाँ से मिलेगा। लेकिन यही नहीं समझता कि उसके लिए लाइन को अंडरस्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको वो सब नहीं, वो 1 करोड़ यार 1 करोड़ का इनकम है, कहाँ है, कहाँ 1 करोड़ कहाँ है, ऐसा करके ढूंढेगा पागल की तरह। लेकिन यही सब चीज 1-1 करोड़ क्या मिलियन बिलियंस का बात है, लेकिन नहीं समझेंगे। तभी तो कुछ लोग इतना कमा लेते हैं और कुछ लोग कमा ही नहीं पाते, कुछ लोग, यही तो इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा रीजन है। सरकार कितना रीजन है पता नहीं, बट जो नॉलेज नहीं लेना चाहता उसके लिए प्रॉब्लम ही है, वो एवरेज ही खुश है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आई एम नॉट वेरी मनी माइंडेड, बट मनी मेरे लिए क्या मायने रखता है जानते हो, मनी का यूटिलिटी हो, तो हर एक इंसान को मनी बहुत प्यारा है, मनी प्यारा नहीं ऐसा लोग दिखता नहीं है। इवन अगर एक साधु को भी पूछो तो उसको भी वो भी बोलेगा हाँ बाबू मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस मनी को आप क्या यूज करते हो, उस मनी को इनकम करने के लिए आपका सोच, आपका नॉलेज किस हद तक जाता है, वो बहुत डिपेंड करता है। ओके, अब देखो डिग्रीज, टाइप्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अलग अलग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, हाँ एग्जाम पर्पस के लिए भी बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन जरूर पूछता है। It is a situation in which demand of a commodity continuously change without any change in price. ED equals to infinity के केस में क्या बता रहा है, It is a situation मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरह का हो सकता है, एक बार देख लो। ED equals to इनफाइनाइट हो सकता है, ED ग्रेटर देन 1 हो सकता है, टाइप्स देख लो, हाँ ED equals to 1 हो सकता है, ED equals to ED लेस देन 1 हो सकता है, ED 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है प्राइस का।
5 तरह का अलग अलग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी बन सकता है। अब सवाल ये है कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी कब होगा, मोर देन 1 कब होगा, इक्वल्स टू 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, एंड 0 कब होगा, और किस किस केस में ऐसा हो सकता है, उसी पे थोड़ा बहुत हमें आइडिया क्लैरिटी करना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ना। तो it is a situation which demand of a commodity continuously change without any change in price. It means demand of a commodity is perfectly flexible in case of perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, the demand का will be horizontal. सर एक ही साथ में हम लोग ग्राफ को भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो नीचे अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राफ भी दिया हुआ है। ये देखो हम लोग अभी करेंटली जिस पे बात किया ना, ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बोल रहा है कि ये देखो, देख रहा है ना आप लोगों को, ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो क्या बता रहा है ग्राफ, ग्राफ एकदम सिंपल बता रहा है। ग्राफ का कहना है कि भाई प्राइस कुछ भी हो, प्राइस अपने एरिया में है लेकिन इसका डिमांड बढ़ता जाएगा। प्राइस कुछ भी हो लेकिन इसका डिमांड बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, मतलब प्राइस इंपैक्ट ही नहीं दे सकता। प्राइस कुछ भी हो डिमांड बढ़ता जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है प्राइस कुछ भी हो डिमांड बढ़ता जाएगा? चावल हो सकता है। परफेक्टली चावल चावल डिमांड फॉर अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। इट मींस डिमांड, चावल ऐसा होता है कि मतलब दाम ना भी चेंज हो तो और भी डिमांड करते रहोगे। दाम चेंज तो ना उसका भी दाम होगा मतलब उसका विदाउट चेंज इन दाम चेंज होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका डिमांड बढ़, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक। इन परफेक्ट इलास्टिक डिमांड द डिमांड का विल बी हॉरिजॉन्टल, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। चावल के केस में होगा? ठीक से बताओ, और किसी के मन में कुछ चल रहा है क्या? चावल तो नेसेसिटीज है ना। तो सिगरेट फिगरेट हो सकता है। मतलब सिगरेट के दाम कुछ भी हो जाए, उसका डिमांड इधर उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है। नशा का उसको चीज, तो नशा हाँ तो बोल करता सकते है हो, सर। बोल सकते हो नशा का चीज में ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि दाम में चेंज आए ना आए उस पर और भी लोग उसको डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग ढूंढते रहना, मुझे बताना नेक्स्ट दिन अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग डिमांड के हिसाब से, मुझे नेक्स्ट दिन एक लिस्ट देना। ठीक है, कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड किस तरह का प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, इस पे आप लोग मुझे एक लिस्ट देना। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, इसमें सिंपल है कि प्राइस कुछ भी हो डिमांड बढ़ता जाता है। देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम सिचुएशन में जब आपको ऐसा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देके पूछेगा, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो उसी में आपके सामने जब ऑप्शन रहेगा आप वहीं पर गलती करके बैठते हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सर एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन, आईफोन का दाम चेंजेस नहीं होगा लेकिन फिर भी वो डिमांड इधर उधर हो सकता है। हाँ बोल सकते हो, क्योंकि एप्पल में एक इमोशनल मैटर है, बोल सकते हो, यू कैन, हो सकता है। ओके ठीक है, आगे आगे का चीज और देख लेते हैं ना, फिर देखते हैं ना और क्या क्या आ सकता है। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड पे देखते हैं। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 है। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन बाय व्हिच परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज हायर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, इसको इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन प्राइस 10% बट चेंज इन डिमांड 20%, मतलब परसेंटेज डेल्टा प्राइस कितना बोल रहा है, परसेंटेज डेल्टा प्राइस बोल रहा है 10%, प्राइस में चेंज 10% बट परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी है 20%। सिंपल बात है, 20/10 होगा तभी तो 2 होगा, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। मतलब सिंपल है, इसमें दाम में चेंजेस हुआ सिर्फ 10% का, लेकिन डिमांड में चेंजेस हो गया उसका 20% का। ठीक है, अब डिमांड कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल ऐसा प्रोडक्ट के केस में क्या हुआ, दाम में चेंज 10%, लेकिन कंपेरेटिवली जितना दाम में चेंजेस हुआ है उससे कहीं ज्यादा डिमांड में चेंजेस हुआ है। ठीक है, कहीं ज्यादा मतलब एटलीस्ट तो 2 टाइम्स हुआ, जो मोर देन 1 होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, कैसा कैसा प्रोडक्ट उसमें 2 मिनट बाद आते हैं। यूनिट इलास्टिक डिमांड पे देखो,
यूनिट, अच्छा इसका ग्राफ कैसे होता है सर? ओके, एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं ना मोर देन का। ओके, मोर देन का ग्राफ देखो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो मोर देन का ग्राफ देखो, ये है मोर देन का ग्राफ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मोर देन के केस में क्या हो रहा है कि आपका इसको जब ड्रॉ करना है ना, आप लोग खुद से ड्रॉ करना घर पे, P1 ये है प्राइस का चेंजेस। जब प्राइस P था तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगा, कॉमन सेंस लगाना है हमेशा, दाम कम है तो डिमांड ज्यादा होगा। एक्सेप्शनल के केस अलग होता है, पर नॉर्मल केस में हमेशा ध्यान देना, जब दाम बढ़ा है तब क्वांटिटी डिमांड कम हुआ है, क्योंकि दाम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, नॉर्मल डिमांड का नियम यूज करना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट खेल ये है कि ये जो प्राइस का चेंजेस का जो वॉल्यूम है ये कितने का है, 10% का है, और क्वांटिटी का वॉल्यूम कितना है, 20% का है, ठीक है। ऐसा केस में, ऐसा वाला केस में जो डिमांड कर्व होता है वो थोड़ा फ्लैटर होता है। ऐसा केस में डिमांड कर्व जो होगा ना, प्राइस का चेंज बहुत ही कम और डिमांड काफी ज्यादा कंपैरेटिवली, तो ऐसा केस में डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ईडी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, डिमांड कर्व कंपैरेटिवली फ्लैटर होगा, मतलब उतना स्टीपीनेस ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान पे रखना, खुद से करोगे ना एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि प्राइस का चेंजेस का जो एरिया आप यहाँ पर डिनोट करोगे वो क्वांटिटी से कम हो और क्वांटिटी प्राइस से थोड़ा ज्यादा हो। एरिया परसेंटेज वाइज थोड़ा मेजर कर सकते हो ना, कि प्राइस का एरिया को 10% रखना, क्वांटिटी का एरिया को 20% रखना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है ईडी ग्रेटर देन 1 के केस में। और अगर आप सिमिलर वे में ईडी इक्वल्स टू 1 के केस में देखो, ठीक है, ईडी इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब प्राइस का चेंज और डिमांड का चेंज सेम होगा, है ना, प्राइस का चेंज और डिमांड का चेंज सेम होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। मतलब बेसिकली प्राइस में चेंज भी 10% और डिमांड में चेंज भी 10%, तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ऐसा कब हो सकता है, ये क्वांटिटी दिख रहा है, क्वांटिटी भी अगर 10% का चेंजेस है, ये प्राइस भी 10% का चेंजेस है, ठीक है। क्वांटिटी भी 10%, प्राइस भी 10%, दोनों का एरिया देखो, ये जो एरिया है ये दोनों का एरिया देखो, एक सिमिलर एरिया है, ठीक है। जितना मेरा प्राइस में बदलाव आया है उतना मेरा डिमांड में भी बदलाव आया है। तो ऐसा केस में डिमांड कर्व एक यूनिट होता है, एक देखने में एकदम परफेक्ट डिमांड कर्व जैसा दिख रहा है ना, एक परफेक्ट डिमांड कर्व जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी तरह, हाँ। तो ऐसा केस में डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ये माइनस नहीं रे बाबा, वो इक्वल्स है, ठीक है, ईडी इक्वल्स टू 1। ग्राफिकली भी इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ अलग से दे के आपको सवाल कर सकता है। सीएमए को तो ड्रॉ करना पड़ता है, सीएस एंड सीएमए को, सीएस एंड सीए को, इन दोनों का एमसीक्यू पैटर्न है, उस पर डायरेक्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे के आपको वहां से क्वेश्चन करता है। तो बी केयरफुल अबाउट दी कर्व ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस करना, अदरवाइज इट विल गिव यू पेन टू यू। ओके, तो ईडी इक्वल्स टू 1 भी क्लियर है, जब प्राइस का चेंजेस और डिमांड का चेंजेस इक्वल में होता है, ऐसे गुड्स के केस में यूनिट इलास्टिक होता है। सर समझ में आ रहा है, लेस देन इलास्टिक बताओ सर, आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही बोल रहे हो समझ में आ रहा है। हाँ सर, वो थोड़ा सा ना ऐसे मन में अंदर से बात करता है, हाँ हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके केस में क्या हुआ, प्राइस को देखो, अगर कोई सुन रहा है ध्यान से, ये तो 100% गारंटी है, हर एक बात क्लियर है। प्राइस का चेंजेस हाई है, ज्यादा है, और ये कम है, मतलब प्राइस चेंज अगर 30% है, क्वांटिटी चेंजेस 10% है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोग जो रूल्स क्या है, परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई परसेंटेज डेल्टा पी, है ना। प्राइस चेंज कितना है 10% और क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 ऊपर 30 नीचे, तो 10/30 कितना हो जाता है, 0.3 ना। तो 0.3 1 से ज्यादा है या कम है, ऑब्वियसली कम है, तो 1 से कम हो गया तो ईडी क्या हो गया, लेस देन 1। इसका ग्राफ भी समझ में आ रहा है, अभी ऑटोमेटिकली ऐसे बिल्डअप हो जाएगा। मतलब कब ये डिमांड का थोड़ा स्टीफी होगा, ठीक है, ये स्टीप बोलते हैं इसको, कुछ ज्यादा खड़ाई है, मतलब ये आप बता सकते हो, मैं थोड़ा अगर एरिया के हिसाब से बोलूं कि ये हिमालयन रीजन है, ठीक है, जैसे हिमालय का पहाड़ी जैसे स्टीप होता है ना,
ये थोड़ा ऐसा है, दार्जिलिंग टाइप्स, ठीक है, ये थोड़ा कम है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप मान के चलो जहाँ हिल्स है थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट हिली एरिया है, हिली एरिया है, ये थोड़ा सा मतलब क्या बताऊं, वो टेबल लैंड टाइप्स, मालभूमि जिसको हम लोग बोलते हैं, टेबल लैंड टाइप्स, ठीक है, हल्का कार्वी एरिया है, मेरा घर जहाँ है ना वो सब एरिया थोड़ा ऐसा टाइप का है, टेबल लैंड टाइप्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के केस में एकदम इक्वल फ्लैट बन जाता है, मतलब आप लोग इसको जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ भी याद रख सकते हो कि किस केस में कैसा होता है, किस केस में देखने में कैसा होता है। सर और एक केस भी तो बाकी रह गया ग्राफिकली, क्या केस सर, ये वाला केस बाकी रह गया। वर्टिकल केस कब होता है? वर्टिकल तब होता है कि जब, वर्टिकल कब होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है, जब ईडी इक्वल्स टू 0 होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, when price of a commodity does not influence, मतलब दाम कुछ भी हो जाए, ये बड़ा, ये इसका एग्जांपल बहुत इजी होता है, जानते हो, when price of a commodity does not influence demand of that commodity, then that situation is called perfectly inelastic demand. In perfectly inelastic demand curve, the demand curve will be vertical. In other words, then if regardless of the change in its price, the quantity demanded of good remain unchanged. दाम कुछ भी हो, उसके डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, then the demand curve for the good will be vertical. दाम कुछ भी हो, दाम कितना भी चेंजेस हो जाए, उसका डिमांड में ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं होता, वो अनचेंज रहता है। ऐसा प्रोडक्ट क्या है? नेसेसिटीज, वेरी गुड, ठीक है। दाम कुछ भी हो जाए, आपको लेना तो पड़ेगा, ठीक है। प्राइस आज 10 है, कल 20 है, कल 25 है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, मतलब जो बहुत ही जरूरतमंद चीज होता है, चाहे दाम कुछ भी हो जाए, उसका डिमांड में चेंजेस नहीं होता, वो जैसा चल रहा है वैसा चलता जाएगा, डिमांड अनचेंज्ड है। बहुत नेसेसिटीज जो होते हैं, जो प्राण लेवा दवाई होते हैं, मतलब प्राण लेवा नहीं, प्राण बचाने वाला दवाई होते हैं, ठीक है, जान को बचाने वाला दवाई, ठीक है, उसमें प्राइस कुछ भी हो जाए, वो उसका डिमांड अनचेंज रहता है। जैसे किसी के घर में जब किसी का कैंसर पेशेंट रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दाम कैंसर का दवाई का दाम अगर बढ़ जाएगा तो क्या बोलेगा कि भाई अभी हैसियत नहीं है, वो कैसे भी करके उसको जुगाड़ करता है। अपने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, जिसको लोग इंसान प्यार करते हैं ना, उसके लिए इंसान कुछ हद तक, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, चाहे उसके लिए अगर अकेला चाइना के साथ लड़ना पड़े ना, वो भी लड़ लेगा। ऐसा लड़ा था एक जन, जानते हो, 1962 में सिनो इंडो वार में, सिनो इंडिया वार में एक ऐसा इंसान थे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली विक्रम सिंह राठौर ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक है। वो एक पास है सीला पास बोल के, ठीक है, कहाँ है जानते हो, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, आसाम में अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर में है सीला पास। यहाँ पर वो मतलब वो मिलिट्री जवान जो थे इंडिया का 62 वार में, वो अकेला लड़ा था चाइना के साथ, अकेला, सब कोई मर गया था, अकेला कितना दिन तक लड़ा था जानते हो, 3 दिन तक, 3 days, 50,000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स था उसके साथ, अकेला लड़ा था। ये शीला कौन है जानते हो? वो अरुणाचली एक लड़की थी जो उसको काफी प्यार करता था, उसने भी जान दे दिया था, उसने उसमें लड़ा था, उसके प्यार के पड़े उसके साथ जंग में लड़ा था। वो बोला था चले जाओ, बोले नहीं तुम भी मरोगे तो मैं भी मरूंगा, तो उसको बचाने के लिए दवाई लाने गया, फिर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। रिसेंट ये कोई कहानी नहीं है, एकदम हकीकत है, ठीक है। फिर उसने ये जो 3 दिन तक लड़ा था वो इंसान, इसके ऊपर एक मूवी भी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कुछ वन मैन आर्मी ऐसा कुछ नाम है मूवी का, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो प्लीज ये सब देखना, ठीक है। ओके, कुछ भी कर सकता है इंसान, अकेला चाइना से भी लड़ सकता है। हम लोग डर जा रहे हैं ना कि चाइना क्या करेगा क्या करेगा, अकेला लड़ लेंगे हम लोग, अगर किसी को प्यार के लिए लड़ना हो तो। बोलता है कि प्यार में पड़े इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ओके, तो वर्टिकल का केस समझ में आया। ये क्या है सर? ये है आपका मैप, ये इलास्टिसिटी का मैप है। मतलब जब एक साथ अब सारा का सारा इलास्टिसिटी को एक ही ग्राफ के अंदर दिखाओगे ना, तो वो देखने में कुछ ऐसा होगा, इनफाइनाइट कुछ देखने में ऐसा होगा, ग्रेटर देन 1 ऐसा देखने में होगा, इक्वल्स टू 1 ऐसा होगा, लेस देन 1 ऐसा होगा, 0 ऐसा होगा, ठीक है। तो एक ही ग्राफ के अंदर शो करोगे तो इलास्टिसिटी का मैप बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। आप लोग मुझे नेक्स्ट दिन हर एक टाइप्स का इलास्टिसिटी के लिए, ईच टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के लिए
प्रोडक्ट फाइंड आउट करके लाना, मुझे बताना कि किस तरह का प्रोडक्ट में, मतलब देखो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्टली बात नहीं करता, इकोनॉमिक्स ऑलवेज ट्रेंड को बताते हैं, याद रखना। हाँ, इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक्स ट्रेंड होता है, ट्रेंड, ठीक है। ये कभी भी किसी की मैटर में ना श्योरिटी नहीं दे सकता, जैसे साइंस देता है ना कि प्लस के साथ माइनस एनोड कैथोड जोड़ने में लाइट जल जाएगा, ऐसा ये श्योरिटी नहीं दे सकता, बट ऑब्वियसली वो एक ट्रेंड, एक पैटर्न जरूर बता सकता है। तो आप लोग भी मुझे कुछ पैटर्न के वाइज ये प्रोडक्ट का अलग अलग कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपको एग्जाम्पल के साथ देना, मैं वहां पर एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि किसका कितना सही है और कितना नहीं, ठीक है। ऐसे आज आप लोग क्लास में मुझे बहुत सारा बताएं, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट दिन बता रहा हूँ कि आप लोग अलग अलग से, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा, उसके लिए आप गूगल करो, उसके लिए आप कुछ भी करो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट फाइंड आउट सम प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप इलास्टिसिटी वाइज प्रोडक्ट को फाइंड करो। करोगे ना? बस हाँ ना बताओ। हाँ सर। यस सर। ओके, सबको अलग अलग करना, किसी का तो एक नहीं हो सकता, अलग अलग। मुझे मैं ऐसे पूछूंगा कि परफेक्ट इलास्टिक में जब मैं पूछूंगा तो तुम लोग अपना अपना आंसर मुझे बताना कि परफेक्ट इलास्टिक में क्या क्या प्रोडक्ट आ सकता है, मोर देन में क्या क्या आ सकता है, यूनिट इलास्टिक में क्या क्या आ सकता है, मैं उसका पूरा एक लिस्ट डाउन करूंगा। फिर वो लिस्ट आप लोग, जैसे आप लोग जितना जन हो, अगर 15 जन 20 जन जितना भी अभी क्लास में है, सबका प्रोडक्ट लेके आप लोग खुद भी एक एनालाइज कर सकते हो, भाई हाँ ये बात सही है। अगर किसी को लगता है नहीं तो उसमें भी चर्चा थोड़ा बहुत कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफ भी समझ में आया ना, अलग अलग जो ग्राफ है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ, मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई बेसिक डिमांड का ग्राफ को समझते हैं ना, डिमांड ग्राफ का जो मैं स्टार्टिंग में समझाया था, अगर वो कोई समझ जाएगा तो ग्राफ ड्रॉ करना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बस आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि दिस इज स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, ये स्टैट के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा 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 को बस एनालाइज करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ डेटा एनालिसिस विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस विद अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच में नहीं दिखाता हाँ कि कौन सा टीम क्या सिचुएशंस में है, ऐसा ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया ने इतना रन बनाया, इंडिया को अभी इतना जाना है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बस आपको इसका डेटा को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको एनालाइज करके ग्राफिकली प्लॉट करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर इसको इकोनॉमिक्स को एंजॉय कर पाओगे या कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सब ग्राफ को याद करने में या फिर समझने में आपको टाइम लगेगा, फिर आप लोगों का टाइम भी आ जाएगा। ओके, आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस जरूर करेंगे, दैट इज नेक्स्ट दिन ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसके ऊपर बहुत वाइटल कुछ पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी एंड टोटल आउटले। मतलब हाउ वी कैन मेजर ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एक मेजरमेंट करने का तरीका तो होना चाहिए। मतलब हम लोग नॉर्मली जूता, मतलब अगर ड्रेस बनाते हैं ना, टेलर में जाते हैं, हाँ टेलर के पास जाते हैं और जाके हम लोग उसको क्या करते हैं, जो भी सूट पीस या जो भी हो, हम क्या उसको दे के आ जाते हैं कि भाई बना के देना, वो आपको देख के कर लेगा क्या? हाँ, वो आपको देख के समझ जाएगा? नहीं नहीं, थोड़ा मेजरमेंट तो करेगा, थोड़ा क्यों, ठीक ठाक करेगा। फिर आप बोलेगा भैया यहाँ टाइट रखना है, यहाँ लूज रखना है, ठीक है, अपने अपने डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट करके आपके ऊपर कौन सा चीज क्या सूट करेगा, वो जैसे तय करता है एक टेलर, सिमिलर वे में जब मार्केट का डिमांड का एनालिसिस होता है ना, इलास्टिसिटी का, उसको भी डिटरमाइन करने का, मेजर करने का तरीका होता है। ये जो आज हम लोग ऑटोमोबाइल, होटल, हॉस्पिटैलिटी, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में जाने ना, तो वो भी अपना एक मेजरमेंट पॉइंट किया, वो मेजरमेंट पॉइंट का अलग अलग तरीका है ये मेजरमेंट, जिसमें आ जाता है टोटल आउटलेट, पॉइंट, आर्क, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिन यही सिखाऊंगा कि किस तरह से ये तीनों मेथड के थ्रू से हम लोग भी आगे जाके इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज तो थोड़ा प्रेशर हो जाएगा, मैं आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। आई होप कि अभी तक के लिए आप लोग आज का क्लास काफी एंजॉय किए हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स एकदम मजे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग जिसको भी जल्दी है, आप लोग एक काम कर सकते हो, पीछे क्वेश्चंस दिया हुआ है, 100 क्वेश्चंस है मैथ के पीछे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। मैं फिर इसके बाद मॉक पेपर का भी अरेंज कर रहा हूँ, अलग अलग मॉक टेस्ट का अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग मॉक के लिए भी रेडी हो जाओ, ठीक है। जिनका एग्जाम है, जो लोग इस बार एग्जाम के लिए रेडी होना चाहते हो, उनका मॉक भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ,
ठीक है। तो आप लोग मॉक देते रहोगे, और जिनका एग्जाम अभी देरी है वो आराम से निश्चिंत से पढ़ो, और जो लोग अभी अगस्त में, जुलाई अगस्त में एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो, उनको मैं बोलूंगा वो लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहो। मैं जितना हो सकता है आप लोगों के लिए पूरा का पूरा, जिनका तो बहुत लोगों का कंप्लीट एक बार हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, जो लोग न्यू हो लेकिन करना चाहते हो उनके लिए भी मैं पूरा ट्राई करूंगा जितना हो सकता है, और मॉक वगैरह तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए मैनेज करूंगा। ओके, एक सेकेंड में आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, फिर कुछ सवाल है तो जरूर करना।